Hello, dear students. I am Dr. Sarang Dote. Hello, dear students. I am Dr. Sarang Dote. Today we are going to discuss the next topic of the non-aqueous solvent is the classification of solvents and their reactions. So, our today's lecture topic is the non-aqueous solvent part 2. So, student, previous lecture में सॉल्वेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डिस्कस किया था। आज हमें डिस्कस करने वाले हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट सॉल्वेंट्स। तो सॉल्वेंट जो होते हैं उनको आप क्लासिफाई करने के लिए नंबर ऑफ वेज से आप क्लासिफाई कर सकते हो। उसमें से जो टॉप मेन जो क्लासिफिकेशन होता है वो देखेंगे। द फर्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रोटॉन एंड डोनर एक्सेप्टर। प्रोटॉन एंड डोनर एक्सेप्टर। अगर मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, तो यहाँ पर लॉरी ब्रॉन्स्टेड या फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी, by using a Bronsted-Lowry concept, acid or base, here we classified the solvents on the basis of this. तो वहां पर एक होता है फर्स्ट वन प्रोटिक, इसी को बोला जाता है प्रोटोनिक, प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट। इसमें these solvents have the hydrogen atom in their formula and they undergo the autoionization to give the solvated proton. इनके पास प्रोटॉन होता है and it gives the solvated proton, hence it is known as the protic or aprotic or protonic solvent. Example is H2O, NH3। ये जो एग्जांपल्स होते हैं, इस एग्जांपल से इस एग्जांपल दिस एग्जांपल्स आर ऑफ व्हाट द प्रोटोनिक और प्रोटोनिक प्रोटिक सॉल्वेंट। सेकंड वन इज द अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक और नॉन प्रोटोनिक। ओके, प्रोटिक और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। कभी इनके पास ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन होंगे ही नहीं। इट मे और मे नॉट हैव द हाइड्रोजन इन देयर फार्मूला, दे नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स। ओके, मे और मे नॉट हैव प्रोटॉन। इनके पास प्रोटॉन हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर प्रोटॉन होगा, ओके, इनके सिस्टम में अगर प्रोटॉन होगा तो ये डोनेट ही नहीं करते हैं। अगर सपोज इनके पास प्रोटॉन नहीं होगा तो ये एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो इनकी दोनों पे टेंडेंसी होती है, डोनेट करने की भी नहीं होती और एक्सेप्ट करने की भी नहीं होती है। तो यहाँ पर तीन सॉल्वेंट्स को बोला जाता है अप्रोटिक और द नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। एग्जांपल इज CCl4, C2H6, SO2, BrH3। These are some. The main drawbacks of this classification is that नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ आयन एसिड बेस। यहाँ पर आप प्रैक्टिकल यूटिलिटी आप यूज नहीं कर सकते हो। So this is the on the basis of the proton donor or acceptor. There are the two types of solvents. One is the protic solvent, also known as the protonic solvent. Second one is the aprotic solvent, which is also known as the non-protonic solvent. So next is based on the acid-base concept. Okay, this classification based on acidic or the basic properties of the solvents. इसके फोर टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज देखेंगे एसिडिक। ओके, फर्स्ट वन इज ऑफ एसिडिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स which are acidic in nature and can dissolve the bases are called acidic solvents। ओके, एसिडिक इन नेचर के होंगे और जो बेस को डिसॉल्व कर सकते हैं उनको बोला जाता है। एग्जांपल इज एसिटिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड वन इज बेसिक सॉल्वेंट। Basic solvents have the basic properties, hence they can dissolve the acids। Okay, एक अपोजिट होगा, एसिड वाला होगा तो बेस को डिसॉल्व कर सकता है और बेसिक वाला होगा तो एसिड को डिसॉल्व कर सकता है। तो इनके एग्जांपल जो होते हैं वो होते हैं लिक्विड NH3, CH3, NH2, इथिलीन डायमाइन पाइरिडीन हाइड्रोजन, ये सब। थर्ड टाइप इज एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। एम्फोटेरिक सॉल्वेंट और एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट।
amphoteric or amphiprotic solvents. These are the solvents which can act as an acid as well as base. ये दोनों भी इसका काम करेगा, acid as well as base का भी काम करेगा। ओके, इनको बोला जाता है amphoteric solvent। फॉर एग्जांपल CH3OH, C2H, इथेनॉल, मिथेनॉल और वाटर। एंड फोर्थ वन जो होता है टाइप, वो होता है अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, अप्रोटिक सॉल्वेंट, दीज आर द नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। ओके, एग्जाम्पल इज अगेन CCl4, C6H6, ये सब होते हैं। इस क्लासिफिकेशन का मेन ये होता है कि why there is a relationship between acid and base solvents। ओके, एसिड और बेस के बीच का रिलेशन इन्होंने इस कंसेप्ट में यूज नहीं किया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके, तो नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन ऑफ व्हाट सॉल्वेंट। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? Origin of ionizing and non-ionizing nature of the solvent, on the basis of this origin of ionizing and non-ionizing solvent, तो on the basis of that there are the two types रहेंगे। फर्स्ट वन इज रहेगा आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। ओके, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, these are the polar in nature and have the high value of dielectric constant and dipole moment. They can dissolve the polar compounds. Okay, and due to their polarity tends to associate, ये associate होंगे, and degree of association is more in protonic solvent due to the hydrogen bonding. Okay, देखो ये जो होते हैं इनका it is polar in nature के होते हैं। नेक्स्ट वन इज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनका। उसके बाद इट हैविंग द हाई डाइपोल मूवमेंट। ओके, हाई डाइपोल मूवमेंट होते हैं। दे कैन डिजॉल्व पोलर कंपाउंड्स, पोलर कंपाउंड्स के डिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, पोलर कंपाउंड्स को डिजॉल्व कर सकते हैं। एंड इनकी एसोसिएट होने की, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएट। एसोसिएट करने की कैपेसिटी जो होती है हाइयर होती है इन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। ध्यान में रखना, इन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज प्रोटोनिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर इनका एसोसिएशन काफी हाइयर होता है। एग्जाम्पल H2O, HF एंड NH3। सेकंड वन इज नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट्स आयन फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होते उनको बोला जाता है नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। नॉन आयोनाइजिंग होने की वजह से दिस इज अ नॉन पोलर, इनकी पोलैरिटी फॉर्म नहीं होगी तो इनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट ये सभी लो हो जाएंगे। ओके, ये सब लो रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन काफी कम होगा, यानी ये एसोसिएट नहीं हो पाते, एसोसिएशन इज वेरी लेस। एग्जाम्पल ऑफ नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट इज C6H6, CCl4। So this is the classification based on the ionization of what solvent. Last one is the based on the parent solvent concept। इसमें क्या होता है तो देखो, पैरेंट सॉल्वेंट कंसेप्ट में एक एग्जांपल देखो। अगर मैं बात करता हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स की, जब वाटर और वाटर ये दोनों भी जब रिएक्ट होंगे तो ईच अदर, तो यहाँ पर मुझे H3O प्लस प्लस OH माइनस आयन मिलेंगे। तो NH3 प्लस NH3 ये भी अगर कंबाइन होंगे तो यहाँ पर मुझे मिलेगा NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस। ये जो सेट बन रहे हैं आपकी, दिस इज द सॉल्वेंट्स, ये सॉल्वेंट्स है आपके, एंड दिस वन इज द एनालॉगस ग्रुप। ओके, सो the group obtained as a result of, ये जो groups obtained हो रहा है as a result of the same ionization of water and non-aqueous solvents are analog to each other। Okay, and such type of solvent are classified as the parent solvent concept। This is called the parent solvent concept। Large number of chemical reactions have been correlated in the terms of this concept। यानी अगर सपोज दोनों जो सॉल्वेंट जो होते हैं, ओके, तो अगर सेल्फ आयनाइजेशन में जाते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेल्फ आयनाइजेशन।
अगर सपोज वो सेल्फ आयनाइजेशन में आने के बाद जो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, दिस ग्रुप इज ड्यू टू द सेल्फ आयनाइजेशन, और अगर ऐसा कोई सॉल्वेंट अगर फीचर शो करता है तो वहां पर क्लासिफिकेशन करते हैं पैरेंट सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट के हिसाब से। ओके, सो एग्जांपल H2O, NH3 लाइक दैट। नाउ अभी बात करेंगे, नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया, बिकॉज आपका चैप्टर का नाम है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन ऑफ व्हाट, लिक्विड अमोनिया। Liquid ammonia is the earliest and most extensively investigated of the non-aqueous solvent by E. C. Franklin, K. Corius and H. P. Carey। इन्होंने सबसे पहले यूज किया था। तो अमोनिया जो होता है वो क्यों एज ए सॉल्वेंट करके यूज होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी पहले देख ली थी। नाउ लिक्विड अमोनिया जो होता है उसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि एट रूम टेम्परेचर और गैसियस फॉर्म में होता है, वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता है। तो दो वे होते हैं जहां पर आप इसको लिक्विड में आप उसको बना सकते हो। फर्स्ट वन इज इट कैन बी यूज्ड एज एट लोअर टेम्परेचर, आप इसको लोअर टेम्परेचर पर भी आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर अगर सपोज आपको इसको रूम टेम्परेचर पर अगर यूज करना है, ओके, तो सिंपल यहाँ पर प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो इंक्रीज करना पड़ेगा। बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर आपका जो अमोनिया होता है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। अभी एक जो है वो देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटो आयनाइजेशन। एटो आयनाइजेशन, लिक्विड NH3 जो होता है वो एटो आयनाइजेशन जाता है लाइक दैट वाटर, बट वो काफी लेस क्वांटिटी में जाता है। दैट मीन्स वाटर, और मैं अगर लिक्विड अमोनिया की बात करता हूँ तो वाटर की आयनाइजेशन टेंडेंसी हायर होती है एज कंपेयर टू अमोनिया। ओके, जैसे ट्वाइस H2 इट गिव्स H3O प्लस प्लस OH माइनस, और अगर मैं बात करता ट्वाइस NH3 इट गिव्स NH4 प्लस प्लस NH2। दिस इज एटो आयनाइजेशन। सो यहाँ पर एटो आयनाइजेशन टेंडेंसी वाटर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाट, अमोनिया। नेक्स्ट वन देखते हैं रिएक्शंस, उसमें फर्स्ट देखेंगे एसिड बेस रिएक्शंस। ओके, एसिड बेस रिएक्शन। नाउ एसिड बेस रिएक्शन में देखो, अमोनिया जो होता है वो ऑटो आयनाइजेशन में जाने के बाद आपको NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस मिलता है, विच इज नोन एज रिस्पेक्टिवली द अमोनियम ion। This one is the ammonium ion and this one is the amide ion। Okay, so amide ion and ammonium ion, तो देखो यहाँ पर the compound, the all ammonia compounds which tend to increase the ammonium ion concentration will act as acids इन लिक्विड अमोनिया। जो अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है उसको बोला जाता है एसिड। और अगर सपोज अमाइड का, इमाइड का, नाइट्राइट्स का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो इट एक्ट्स एज अ बेसिस इन द लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम में आप जो भी एग्जांपल लो, अभी देखो एक एग्जांपल देखते हैं। ध्यान में रखो, अगर सपोज ये लिक्विड अमोनिया है मेरे पास, इस लिक्विड अमोनिया में मैं अगर पर्टिकुलर एक कंपाउंड डालते के ए, और ड्यू टू दिस ए, इफ सपोज द अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो ए होता है ये एसिड करके काम करता है इन दिस सॉल्वेंट। अगर सपोज अमाइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो देन इट इज अ बेसिक इन द दिस सॉल्वेंट। फर्स्ट देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी में। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस आपको पता है इट फॉर्म द सॉल्ट एंड सॉल्वेंट, उसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो इफ सपोज NH4I प्लस KNH2 इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा पोटेशियम आयोडाइड प्लस ट्वाइस NH3 अमाइड। ओके, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट अब अगर मैं बात करता हूँ द रिएक्शन विथ व्हाट, अमोनो एसिड्स। ओके, अमोनो एसिड के साथ अगर रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा, तो वो देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज द अमोनो एसिड्स के साथ मैं रिएक्शन करूंगा तो
तो यहाँ पर देखो NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा NH4 प्लस प्लस NH2CO NH माइनस सी। अमोनियम आयन बढ़ रहे हैं यहाँ पर। सो अमोनियम आयन बढ़ने की वजह से दिस इज एसिडिक इन नेचर। कैसा रहेगा आपका? एसिडिक ही नेचर का रहेगा। लाइक दैट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बस आपको यही याद रखना है कि अगर सपोज अमोनिया आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो दैट मीन्स वो एसिडिक करके होगा। अगर सपोज में लीड आयोडाइड PbI2 इसकी रिएक्शन अगर मैं करता हूँ ट्वाइस के NH2 के साथ, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा PbNH, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा प्लस ट्वाइस के आई प्लस NH3 इस टाइप से। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते वो है रेडॉक्स रिएक्शन। ये हो गया आपका एसिड बेस रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज ऑन द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का फुल फॉर्म होता है दैट इज ओके रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम होते रहता है। तो देखना ये है कि अमोनिया कब ऑक्सीडाइज होगा और कब रिड्यूस होगा। तो उसमें देखेंगे नंबर वन, अमोनिया when it acts as an oxidizing agent। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके काम करेगा तब। तो एग्जांपल देखो, अमोनिया ऑक्सीडाइज द मेटल टू देयर अमाइड्स एंड नाइट्राइड्स। तो देखेंगे ट्वाइस ट्वाइस Na plus twice NH3, it gives a twice NaNH2 plus hydrogen gas will be liberated. Like that, thrice Mg plus twice NH3, it gives the Mg3N2. Thrice hydrogen gas will be liberated. In this case, the ammonia is acts as what? Oxidizing agent. और अगर suppose ammonia it acts as a रिड्यूसिंग एजेंट, जब वो रिड्यूसिंग एजेंट करके काम करेगा तब देखेंगे क्या होता है। तो एग्जांपल देखो, Cl2 plus twice NH3, it gives the NH2Cl plus NH4Cl. दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया अभी एज ए रिड्यूशन करके काम कर रहा है ना। यहाँ पर आपने जो देखा है वो आइदर अमोनिया इज गोज फॉर ऑक्सीडेशन और इज रिडक्शन। बट कहीं कहीं पर अमोनिया जो होता है वो दोनों भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है, दैट इज इट शो द रेडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन। वो कौन सी होती है तो देखेंगे अभी यहाँ पर। तो चलो देखते हैं रेडॉक्स। इट शोज सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इन कॉम्प्लेक्सेस। Now here potassium ammonium okay this one plus iodine, it gives K2 NH2 by 6 प्लस ट्वाइस के आई इन दिस वे। यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो है पोटेशियम अमीनोस्टेनेट। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर 3 का जो था वो 2 था, अभी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया चेंज, दैट इज 4। एंड आयोडीन जो था इट गेट कन्वर्टेड इनटू के आई। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन भी मिल रहा है और व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट्स भी आपको ये प्रॉपर्टी शो करता है। ओके नो, ये तो रहा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं तो उस रिएक्शन में देखेंगे कुछ एग्जांपल देखो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस की। व्हेन द Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस NH4Cl, इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो यहाँ पर KCl ये पीपीटी फॉर्म में नीचे सेटल हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा NH4I। ओके, मेनी insoluble bromides and iodides precipitated by using this mixing। जैसे मैं बात करता हूँ जिंक NH
NO3/2 प्लस ट्वाइस NH4 आयोडाइड, इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो ZnI2 प्रेसिपिटेट हो जाएगा ट्वाइस NH4NO3, twice NH4NO3. Many metals sulfides, they also show the what? The precipitate type of reaction when in the react with what? The ammonia. और दूसरा एक होता है twice NaCl, जैसे insoluble जो हलाइड्स जो होते हैं NaCl और NaBr, आप उनको भी precipitate में कन्वर्ट कर सकते हो. So this is the regarding what the precipitation reaction. Next देखेंगे that is solvolysis, that is a ammonolysis. क्या होता है ammonolysis? तो देखो, this is a double decomposition reactions in which one of the reactants is ammonia itself. Okay. In such reaction, ammonia molecules split into two parts which attach themselves to a solute species. यानी अमोनिया जो होता है खुद ही डिवाइड होता है और दो इसमें दो डिफरेंट सोल्यूट स्पीसीज के साथ अटैच हो जाते हैं, उसको बोला जाता है दैट इज अमोनोलिसिस. ओके, लिसिस यानी ब्रेकिंग. तो यहाँ पर देखते हैं उसका एक एग्जांपल. देखो, मैं अगर बात करता हूँ BCl3 प्लस 6NH3 के साथ, तो यहाँ पर NH3 जो है ये स्प्लिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक कंपाउंड मिलेगा इस टाइप से BNH2/3 प्लस थ्राइस NH4Cl. यहाँ पर देखो अमाइड फॉर्म में है और दिस वन इज द अमोनिया फॉर्म में है. लाइक दैट SiCl4 प्लस 8NH3 के साथ अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो सिलिकॉन NH2/4 प्लस 4NH4Cl. देखो अगेन, तो इसको क्या बोला जाता है सॉल्वोलिसिस. यहाँ पर कंपाउंड जो है आपका अमोनिया जो स्प्लिट हो रहा है दो डिफरेंट स्पीसीज में, और जो स्प्लिटेड हुए वाले जो स्पीसीज है दूसरे सोल्यूट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. ऑर्गेनिक हलाइड्स की अगर मैं बात करता हूँ RH प्लस ट्वाइस NH3 के, तो यहाँ पर आपको मिलेगा RNH2 मिलता है प्लस NH4X मिलेगा. So this is the reaction of what the ammonia, which is known as what solvolysis reactions. Okay, solvolysis यानी अमोनोलिसिस भी बोला जाता है इसको. लिसिस यानी का ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ व्हाट बॉन्ड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, वी नो दैट अमोनिया के अपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स देखे हैं, उसमें से कुछ कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं अभी. जैसे अगर मैं बात करता हूँ सपोज जिंक NH2/2 प्लस ट्वाइस KNH2, इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा K2 जिंक NH4/2. This is known as the potassium tetraaminoginsate. This is a soluble amido complexes. Okay. Now अभी दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ. स्टेनस क्लोराइड के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ, स्टेनस क्लोराइड के साथ प्लस 6NH3 माइनस 63 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा टिन NH2/3Cl प्लस थ्राइस NH4Cl. ओके, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स मिला NH2/3. अगर सपोज रिएक्शन का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा देता हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से यहाँ पर जो दूसरा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इस टाइप से होता है NH4/2 टिन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4 NH2/3Cl3. This is a ammonium tetraamido trichlorostenate 4. So these are the reaction. तो यहाँ पर आज आपने कौन सी रिएक्शंस देखे. अमोनिया के लिक्विड अमोनिया इट शो द एसिड बेस टाइप ऑफ रिएक्शंस, देन इट शो द रेडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शंस, प्रेसिपिटेट टाइप ऑफ रिएक्शन, सॉल्वोलिसिस, एंड द लास्ट वन इज व्हाट द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. नाउ दूसरा अभी इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द लिक्विड NH3. उसके मेरिट्स कौन से हैं तो सबसे पहले देखेंगे. लिक्विड अमोनिया जो होता है जो सॉल्वेंट करके आप जब उसको यूज करोगे तो वो मेनी अल्कली मेटल्स को वो डिसॉल्व कर सकता है. रेडिली अल्कली मेटल्स के साथ वो डिसॉल्व हो सकता है, रेडिली कर लेता है उसके साथ. यहाँ पर आप वाटर यूज नहीं कर सकते बिकॉज वाटर जो है अल्कली मेटल वाटर को ही रिड्यूस कर देते हैं. ओके, और जो डिसॉल्व होने वाले जो अल्कली मेटल्स है उसको आप जस्ट सिंपली इवापोरेट करके आप इस सॉल्वेंट को वापस से रिकवर कर सकते हैं. इफ रिड्यूसिंग एजेंट इज स्ट्रॉन्गर देन द हाइड्रोजन,
Is it to be used in an aqueous medium? It will react with the water to liberate the hydrogen, hence cannot a aqueous solution. यानी मैंने अभी आपको जो बताया है कि अल्कली मेटल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वहां पर अमोनिया के साथ तो कुछ भी रिएक्ट नहीं होते, बट वाटर के साथ रिएक्ट होकर सॉल्वेंट जो है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, इसलिए अल्कली मेटल के लिए बेस्ट होता है अमोनिया। उसके बाद NH3 के जो होती है काफी लेस टेंडेंसी होती है टू अंडरगो द सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस विद डिसॉल्व्ड सोल्यूट्स। अभी आपने सॉल्वोलिसिस देखा है, सॉल्वोलिसिस में NH3 जो है वो ब्रेक होता है, बट एज कंपेयर टू वाटर सॉल्वोलिसिस होने की जो कैपेसिटी है, जो प्रॉपर्टी है NH3 की काफी कम है एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए NH3 जो है वो सॉल्वेंट करके बहुत देर तक हो सकता है, किसी के साथ इजीली रिएक्ट नहीं होता। तो ये सब मेरिट्स है लिक्विड अमोनिया की, बट उसके भी कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। तो डीमेरिट्स कौन से होते हैं, तो देखते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड अमोनिया इज -33.5 डिग्री सेल्सियस, हेंस इसको जब भी आपको वर्क करना है तो आपको लोअर टेम्परेचर पर ही मेंटेन करना पड़ेगा। इसका डीमेरिट्स है, इसको लोअर टेम्परेचर पर ही आप इस रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हो। मगर अगर सपोज आपको रूम टेम्परेचर पर अगर करना है तो यहाँ पर आपको प्रेशर जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, रिक्वायर्स तो इक्विपमेंट्स लगते हैं यहाँ पर, बिकॉज अमोनिया जो होता है उसका प्रेशर अगर मेंटेन करना है तो इक्विपमेंट्स लगेंगे। दूसरा सील्ड ट्यूब्स होता है, सील्ड ट्यूब्स लगेंगे, इट इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर का होता है, जल्दी वो वाटर मॉइस्चर के साथ कंबाइन होता है ये अमोनिया। ठीक है, सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ व्हाट लिक्विड NH3। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है, आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।